कोहिमा से कोयट्टम तक अगर आपको जाना है तो आप कम से कम कितने राज्यों से होकर के गुजरेंगे। और याद रखिएगा कि आपको आपके गंतव्य राज्य और आपका जो मूल स्थान वाला राज्य है, इन दोनों को काउंट जरूर करना है। ऐसा एक प्रश्न यूपीएससी ने पूछा था 2017 में। तो बात ऐसी है कि इस तरीके के जो ट्रिकी प्रश्न हैं, ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हम बचपन में पहेली पूछा करते थे। ऐसे प्रश्न भी यूपीएससी जैसी परीक्षा पूछ लेती है। और ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आपको न केवल भारत का और विश्व का नक्शा आना चाहिए, बल्कि आपको उनकी प्लेसेस से न्यूज आनी चाहिए। क्या पता उत्तर से दक्षिण जमाने को दे दे, क्या पता आपको ये जो नक्शा है इसमें अक्षांश देशांतर के अनुसार राज्यों को पूछ लिया जाए। ये सब पूछा जा चुका है ना, इसीलिए मैप की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो उतनी करो। और आज मैं आपको ऐसे ही मैप के 10 सवाल बताने जा रही हूं। वो 10 सवाल जो वास्तव में आपको सोचने पे मजबूर कर देंगे कि क्या कभी यूपीएससी इतने सरल प्रश्न भी पूछती है, क्या कभी यूपीएससी इतने कठिन प्रश्न भी पूछती है, और क्या कभी मैपिंग इनडायरेक्टली भी ऐसे काम आती है। तो चलिए आज इन 10 प्रश्नों को आराम आराम से देखते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न हम वही हल करेंगे जो हमने अभी अभी देखा, यही कि अगर आप कोहिमा से कोयट्टम तक सड़क मार्ग से जाते हैं और आपको मूल स्थान और गंतव्य स्थान को मिला करके भारत के कम से कम मिनिमम कितने राज्यों से जाना पड़ेगा, अभी ज्यादा से ज्यादा नहीं करने, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो आपका मैप स्ट्रांग होना चाहिए। ये कोई कठिन प्रश्न नहीं है, ये बस एक थोड़ा सा ट्रिकी प्रश्न है कि यार गलती हो जाती है कई बार। देखो अब कोहिमा क्या है, कोहिमा क्या है जी, किसकी राजधानी है, नागालैंड की। और बिल्कुल वैसे ही कोयट्टम कहाँ है जी, तो कोयट्टम है केरला राज्य में एक शहर। तो अब आप देख सकते हो कि अगर आपको इस तरीके से नागालैंड से जाना है तो एक तो नागालैंड, दूसरा असम, और अगर आप इस उत्तर पूर्वी भारत के नक्शे से हमारे बाकी के भारतीय हिस्से में प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको पश्चिम बंगाल से तो गुजरना ही पड़ेगा, पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी कॉरिडोर से तो जाना ही पड़ेगा। तो पश्चिम बंगाल हो गया 3, फिर ओडिशा 4, फिर आंध्र प्रदेश 5, उसके बाद तमिलनाडु 6, और तमिलनाडु में से भी जाना पड़ेगा, सड़क मार्ग से जाना है ना, कूद के या उड़ के तो जाना नहीं है। और केरला 7। तो कम से कम 7 राज्य ऐसे होंगे जो आपको कोहिमा से कोयट्टम तक के रास्ते में पड़ेंगे, ठीक। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा जी 7। कम से कम 7 राज्यों से होकर के तुम्हें गुजरना ही पड़ेगा। अब बात ऐसी है कि आज मैं तुम्हें 10 ऐसे ही प्रश्न दिखा रही हूं। कभी सोचा है सिर्फ 10 क्यों, ऐसे कोई राउंड फिगर है बस इसीलिए? नहीं, हम तो 20 भी देख सकते थे, 5 भी देख सकते थे, 50 भी देख सकते थे। बात ऐसी है कि ये जो नंबर है ना 10, ये बहुत स्पेशल है हमारे लिए। और आप जानते हो ये हमारे लिए इतना स्पेशल क्यों है? ये नंबर 10 हम सभी के लिए, मेरे लिए और आप सभी के लिए इतना स्पेशल इसीलिए हो गया है क्योंकि अनअकैडमी, वो प्लेटफॉर्म जिसने ना केवल आपको घर बैठे संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी करने का मौका दिया, बल्कि हम एजुकेटर्स को आप लोगों से जुड़ने का मौका दिया, वो भी बिना हमारे घर से निकले। तो इस तरीके के प्लेटफॉर्म को जब शुरू किया गया था तो सभी के मन में एक डर था कि क्या लोग इससे सफलतापूर्वक जुड़ पाएंगे, लेकिन इसकी कामयाबी ने शिखरों को चुना। और अब आप देख सकते हैं कि अनअकैडमी अपने 10 साल पूरे कर चुकी है। 10 दिसंबर 2025 को अनअकैडमी अपने 10 साल पूरे होने का एक शानदार जश्न मना रहा है। इस जश्न में शामिल होंगे आप और क्रिकेट जगत के भगवान, समझ गए ना कौन। तो फिर इस इवेंट में, जिसे हम कहते हैं प्रतिष्ठा, क्योंकि यह प्रतिष्ठा इवेंट वास्तव में हमारी प्रतिष्ठा का जश्न होता है, इस इवेंट में जुड़ने के लिए आपको नोटिफाई मी पर क्लिक करना होगा। अब ये नोटिफाई मी पर आप कैसे क्लिक करेंगे, तो देखो जी, ये जिस चैनल पर अभी आप मुझसे पढ़ रहे हो, इसी चैनल में आप अपकमिंग लाइव स्ट्रीम्स में जाओगे तो आपको ये वीडियो दिख रही है, इसमें ये लिखा है ना नोटिफाई मी, इस पे क्लिक कर लो, हो गया नोटिफिकेशन ऑन। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से होगा ये कि जैसे ही ये इवेंट लाइव होगा 10 दिसंबर शाम को 7 बजे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, है ना, और आप इस जश्न का हिस्सा बन पाओगे। चलिए, अब ऐसा ही जश्न आपको आईएएस बन करके मनाना है, इसलिए हम चलते हैं जी अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न ऐसे ही एक ट्रिकी प्रश्न तो नहीं कहूंगी, पर थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रश्न था।
अब ये प्रश्न कोई 2017 या 18 वाला नहीं था, ये प्रश्न पूछा गया था यूपीएससी 2024 में। अब मैं जो आपको प्रश्न दिखाऊंगी ना, उनमें बड़ी बात यह है कि ये लास्ट सिर्फ 2 साल में ही पूछे गए हैं। देखो, यूपीएससी की आदत है, अब उत्तर प्रदेश पीएससी और भी स्टेट पीएससी इस तरीके के प्रश्न पूछने लगी हैं, पर पायोनियर तो यही है ना भाई। तो यहाँ पे यूपीएससी ने प्रश्न पूछा था कि जलप्रपात और क्षेत्र दिया गया है। ऐसे प्रश्नों की हमें आदत है कि एक साइड आप प्लेसेस इन न्यूज लिख दो, दूसरी साइड देश लिख दो। हमें आदत है आप नदी लिख दो और उनका मुहाना लिख दो, नदी लिख दो, उनका उद्गम क्षेत्र लिख दो। पहले पूछा जाता था कौन कौन से युग्म सही हैं, फिर पूछा जाने लगा कितने युग्म सही हैं। जैसे पहले ऑप्शन आते थे 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, फिर ऑप्शन आने लगे केवल कोई 1, केवल कोई 2, ऐसे वाले। लेकिन हद तो तब हो गई जब आपने प्रश्नों को कठिन इस तरीके से बनाया कि एलिमिनेशन ना हो सके, केवल कोई 1, केवल कोई 2, केवल कोई 3 करके। अब ऐसे ऑप्शंस को रखा आपने और इसी के साथ ये रख दिया। अभी ये क्या है प्रभु? इन्होंने थोड़ा सा और लेवल अप करने के लिए ऐसी 3 चीजें बनाना शुरू कर दिया और इस प्रश्न को कठिन कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी व्यक्ति यूपीएससी प्रीलिम्स दे रहा है, इस उत्साह में जल्दी से देखेगा धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ है, मालवा क्षेत्र, हाँ यार वो भी एमपी का ही है। अब हर व्यक्ति तो एमपी से होगा नहीं ना कि उसको एग्जैक्ट पता हो कि ये जो मालवा क्षेत्र है ये आपके नक्शे में थोड़ा सा ऊपर है और नर्मदा घाटी नीचे है। मालवा क्षेत्र के दक्षिणी हिस्से में है नर्मदा घाटी। तो ऐसी स्थिति में धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर तो बना हुआ है लेकिन मालवा क्षेत्र में नहीं है और इसलिए पहला युग्म सही नहीं है। ये सबसे ज्यादा ट्रिकी चीज थी इस प्रश्न की। सेकंड चीज है हुंड्रू जलप्रपात, छोटा नागपुर और सुवर्णरेखा, बिल्कुल करेक्ट। हुंड्रू जलप्रपात झारखंड में रांची में है और सुवर्णरेखा नदी पर बना हुआ है, ये वाला युग्म बिल्कुल सही है। अगला है गोरसेप्पा, जिसको जोग जलप्रपात भी कहते हैं। इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो ये पश्चिमी घाट में तो है, सही बात है, ठीक है, जाने दो, लेकिन ये नेत्रावती नदी के ऊपर नहीं है। ये नेत्रावती नदी के ऊपर नहीं है तो कौन सी नदी के ऊपर है? शरावती नदी के ऊपर। इसलिए ये थर्ड वाला युग्म भी गलत हो गया। केवल और केवल सेकंड युग्म सही है और आंसर है केवल 1। इनमें से कितने युग्म सही हैं? तो इनमें से केवल 1 युग्म सही है। इनमें से केवल 1 युग्म सही है। तो ये जो प्रश्न है, ऐसे प्रश्नों में आपको समझना पड़ेगा कि अब 3-3 स्टेटमेंट आएंगे और एलिमिनेशन भी नहीं लगेगा। मैं आपको जब अनअकैडमी पर पढ़ाती हूं तो ये देखो, हम मैप्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं, ट्रिक ट्रुक पे नहीं। हम सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं कि भाई कोई एक्रोनिम नहीं बना रहे होते कि ये जो मैप है इसको समझो। जैसे तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे घर से अस्पताल कितनी दूर है, बंदर कितनी दूर है, चौराहा कितनी दूर है, तुम अभी कागज पे बना के बताओ पैमाने सहित। वैसे ही तुम्हें हमारे देश का और हमारे विश्व का नक्शा मालूम हो। यहां पर अगर आप समझ सकते हो कि हाँ भैया नर्मदा घाटी तो इतने है, मालवा का पठार इतने है। एमपी की भाषा नहीं आएगी तो चलेगी, मुझे आती है, मैं एमपी से हूं। लेकिन अगर इस तरीके से हर राज्य की जो भौगोलिक विशेषताएं हैं, हमारे देश की जो भौगोलिक विशेषताएं हैं, ये आती होंगी तो प्रश्न आसानी से हल हो जाएगा। ठीक है, अब मित्रों अगला प्रश्न क्या है? बस वैसे ही 2024 में एक और प्रश्न पूछा गया था, एक के बाद एक ही पूछे गए थे। आई थिंक सेट ए में 9वां 10वां प्रश्न थे ये। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? तो मित्र यहाँ पे आपको क्षेत्र दिया गया है, क्षेत्र के बाद आपको क्या दिया गया है? क्षेत्र के बाद आपको पर्वत श्रृंखला का नाम दिया गया है और पर्वत श्रृंखला के बाद आपको पर्वत का प्रकार दिया गया है। अब पर्वत जो हमारे प्रकार के पर्वत के जो प्रकार होते हैं, वलित पर्वत यानी कि फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, भ्रशोंत पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, वोल्केनिक माउंटेन, और इन तीनों के टूटने के बाद जो रेसिडुअल अवशिष्ट पर्वत बनता है, ये पूरी कहानी अलग है। यहाँ पे आपसे ये जो चीजें पढ़ाई जाती हैं पर्वत के प्रकार, ये तो हम फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, करेक्ट। और कौन सी पर्वत श्रृंखला कहाँ है ये हम लोग वर्ल्ड मैप की क्लास में पढ़ते हैं। तो ये जो प्रश्न है इसकी क्या जाती है? नहीं है, यूपीएससी जाति वाती ना मानता। यूपीएससी तो ज्योग्राफी को राजनीति के साथ मिक्स करके प्रश्न बना देता है ना। बिल्कुल वैसे ही यहां हम देख सकते हो कि फिजिकल ज्योग्राफी और वर्ल्ड मैप मिल के प्रश्न आ रहे हैं। हाँ जी, तो यहां पे आपको क्षेत्र दिया गया है मध्य एशिया, ये दिया गया है वॉर्जेस और ये दिया गया है वलित पर्वत। सबसे पहली बात, मध्य एशिया में वॉर्जेस नहीं है। कहां है? यूरोप में है। वॉर्जेस पर्वत तो यूरोप में है, इसीलिए ये युग्म तो सही हो ही नहीं सकता। अगला है यूरोप आल्प्स, सही जा रहे हो, लेकिन ये जो आल्प्स है ये भ्रशोंत पर्वत नहीं है, ये फोल्ड माउंटेन है, ये वलित पर्वत है। फिर देखो इसलिए ये वाला भी गलत हो गया। अगला उत्तर अमेरिका अपलेशियन वलित पर्वत, बिल्कुल सही। अपलेशियन जिसको हमने कैसे याद किया है? अपालाचेन। अभी वर्ल्ड मैपिंग की क्लास चल रही है, आज ही याद कराया है। 9 दिसंबर से इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट हो रही है और वर्ल्ड मैपिंग तो अभी ही चल रहा है। डिस्काउंट कोड इज अपूर्वा 23।
ठीक है, अनअकैडमी पे जुड़ना हो तो। और पीडीएफ भी अपूर्वा 23 अनअकैडमी टेलीग्राम चैनल में मिलेगी, जस्ट सर्च अपूर्वा 23 विदाउट एनी स्पेस अनअकैडमी, अपूर्वा 23 अनअकैडमी। तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप में कनाडा और यूएसए में अपलेशियन माउंटेन है और वो एक तरीके का वलित पर्वत है, फोल्ड माउंटेन है। दक्षिण अमेरिका में एंडीज है, 7 देशों में फैला हुआ है, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और नाज़का प्लेट दक्षिणी अमेरिकी प्लेट के नीचे जा रही है, इसलिए वो एक वलित पर्वत है। तो तीसरा और चौथा तीनों चीजें सही थी, इसीलिए यहाँ पे उत्तर आया था केवल 2। लेकिन इस प्रश्न से हमें सीखने को क्या मिलता है, सेम चीज। पहली बात तो ऐसे ऑप्शन आएंगे जहां पे एलिमिनेशन नहीं लगेगा, दूसरी बात 3-3 बाई 3-3 ऐसे स्टेटमेंट बन जाएंगे, है ना। चलिए अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। इसको देखो, 2024 में मैप्स के भर भर के प्रश्न आए और इस प्रश्न को अगर आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा, हाय राम, हम गंगा की ट्रिब्यूटरीज तो रट सकते थे, लेकिन ऐसे क्रम से कैसे रटते। यही तो गड़बड़ है, तुमसे रटने को बोला किसने था। ज्योग्राफी इज नॉट द सब्जेक्ट जिसको रटा जाए। फिजिकल ज्योग्राफी में तो याद भी नहीं किया जाता। फिजिकल ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट, समझा जाता है, और मैपिंग इज अबाउट प्रैक्टिस, रटना तो है ही नहीं। फिजिकल ज्योग्राफी में मेरे साथ समझना है और यहाँ पे आपको मेरे साथ मैप्स की प्रैक्टिस करनी है कुछ इस तरीके से। जिस भी व्यक्ति ने इंडियन ज्योग्राफी में नदियां कुछ इस तरीके से मैप बना करके पढ़ी हैं, उसको बहुत अच्छे से मालूम है कि कौन सी नदी कैसे आकर के गंगा से मिलती है, तो यहाँ पे क्रम क्या होना चाहिए, है ना। यहाँ पे क्रम क्या होना चाहिए। देखो, घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी। अगर हम लोग बात करें कि आपने अगर नर्मदा नदी का नक्शा पढ़ा है तो आपको मालूम है कि ये घाघरा है, ये गंडक है, इधर कोसी है ना जी। और आपसे बोला क्या गया है, पश्चिम से पूर्व की ओर गंगा नदी में मिलने वाली हिमालय की नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही अनुक्रम है। विथ रेफरेंस टू द हिमालयन रिवर ज्वाइनिंग द गंगा डाउनस्ट्रीम ऑफ प्रयागराज फ्रॉम वेस्ट। प्रयागराज से अभी नदी पश्चिम की तरफ जा रही है, तो वहां से इसकी जो सहायक नदियां मिल रही हैं उनका पश्चिम से पूर्व की तरफ सही क्रम क्या है। आपने देख लिया है कि घाघरा पहले आती है और कोसी बाद में आती है। तो ऐसी स्थिति में गोमती, घाघरा, ये 2 ऑप्शन दिए गए हैं, तो हमारा आंसर किससे स्टार्ट होना चाहिए, गोमती से या फिर घाघरा से। देखो जी, ये है हमार घाघरा और ये है हमार गोमती। प्रयागराज वो जगह है जहां पर यमुना गंगा से मिली, उसके बाद गोमती मिलती है, फिर घाघरा मिलती है। गोमती यूपी से आती है और घाघरा करनाली के नाम से आती है, तिब्बत से। तो पहले आती है गोमती, तो ये तो ऑप्शन ही गया, ये तो ऑप्शन ही गया घाघरा वाला। हमारा आंसर गोमती से स्टार्ट होना चाहिए, गोमती घाघरा, गोमती घाघरा। अब ये देखना है कि कोसी पहले आती है या फिर गंडक पहले आती है। फिर से मैप स्ट्रांग होना चाहिए। पहले आती है गंडक, फिर आती है बूढ़ी गंडक और फिर आती है कोसी। तो जी पहले आएगी गंडक, फिर आएगी कोसी। मिल गया ना जी उत्तर, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। ये एक प्रश्न था। इस प्रश्न से हमें सीखने को ये मिलता है, मैप की प्रैक्टिस करते जाओ करते जाओ करते जाओ, है ना। चलिए अभी अगला प्रश्न देखते हैं। अब जो अगला प्रश्न मैं आपको दिखा रही हूं, ये रेड सी, लाल सागर से पूछा गया प्रश्न था। ये जो प्रश्न है ये सिर्फ मैप का प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न मैप के साथ भूगोल के कॉन्सेप्ट में आते हैं या नहीं वो भी चेक कर रहा है। लाल सागर में किसी भी रूप में बहुत कम वर्षण होता है, बिल्कुल सही बात है। लाल सागर में नदियों से जल का प्रवेश नहीं होता, ये भी बिल्कुल सही बात है। देखो ये है रेड सी, ये है ना हमारा सऊदी अरब, मतलब कि एशिया और अफ्रीका के बीच में है रेड सी। तो ये जो रेड सी है इसके संदर्भ में यह दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, अब चलते हैं अगली। देखो अभी तक जो तुमने प्रश्न देखे ये वास्तव में ज्योग्राफी से पूछे जाने वाले थोड़े से कठिन प्रश्न थे। हाँ, पहला वाला जो प्रश्न था उसको आप कठिन नहीं कह सकते, उसको बस आप एक ट्रिकी प्रश्न कह सकते हो, लेकिन बाकी जो है उनको मैं कठिन की श्रेणी में रखती हूँ। अभी हर व्यक्ति तो एमपी से नहीं है ना कि उसको एग्जैक्टली याद हो कि मालवा यहाँ है। हाँ, पर जब हम पठार पढ़ते हैं तो आपको पता रहता है कि यार नर्मदा नदी द्रोणी यहाँ है, नर्मदा घाटी यहाँ है, मालवा यहाँ है। उसके बाद उस प्रेशर में ये समझना कि कौन सा पर्वत कहाँ है, ये जो है ना पैटर्न, जब एक व्यक्ति, आपको मालूम है कि अब ऐसा पैटर्न आने लगा, पर जब एक व्यक्ति के सामने ऐसे पहली बार 3-3 चीजों वाला पैटर्न आ रहा है, कोई एलिमिनेशन नहीं लग रहा, वो घबरा जाता है। तो अभी ये जो हमने 2 एक प्रश्न देखे ये वास्तव में कठिन थे, लेकिन अब जो मैं प्रश्न तुम्हें दिखाने जा रही हूँ वो क्या है, वो तो भाई हलवा प्रश्न है यार। जैसे कि ज्योग्राफी अगर उतने कठिन प्रश्न पूछ सकती है, यूपीएससी अगर उतने कठिन प्रश्न पूछ सकती है, तो इतने आसान भी पूछ सकती है। जैसे विश्व में किन्हीं 2 देशों के मध्य सबसे लंबी सीमा, कनाडा और यूएसए के बीच। ये तो अगर अक्षांश रेखा पूछ लेते तो भी हम कर लेते। वर्ल्ड मैप हम इतना ज्यादा पढ़ते हैं कि भाई ऐसे सरल सरल प्रश्न तो रात को 3 बजे उठ के भी बताते, है ना। तो ये काफी सरल प्रश्न था। क्या ऐसे ही कुछ और सरल प्रश्न यूपीएससी पूछता है? बिल्कुल पूछता है। एक बार यूपीएससी ने पूछा था यूक्रेन से सीमा साझा करने वाले देश, एक बार पूछ लिया अफगानिस्तान से सीमा साझा करने वाले देश। ऐसे ही आप देख सकते हो यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है जी, कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज
हाउ मेनी ऑफ द अबाउ कंट्रीज हैव बॉर्डर विथ नॉर्थ सी। कैस्पियन सी से सीमा साझा करने वाले देश जब पूछ लिया तो फिर नॉर्थ सी वाले क्यों नहीं देखेंगे। ये देखो यहाँ पे आपको फिनलैंड दिया गया है, जर्मनी दिया गया है, नॉर्वे दिया गया है, रूस दिया गया है, और आपसे बोला गया है कि कौन कौन नॉर्थ सी से सीमा साझा करता है। अगर आप लोग नॉर्थ सी को देखोगे तो क्या फिनलैंड उससे सीमा साझा करेगा जी? बिल्कुल नहीं। क्या रशिया नॉर्थ सी से सीमा साझा करेगा? बिल्कुल नहीं। जर्मनी करेगा? जी बिल्कुल करेगा। नॉर्वे करेगा? जी बिल्कुल करेगा। सो आंसर है कि यहाँ पे दो देश सीमा साझा कर रहे हैं। तो एक बहुत आसान सा प्रश्न था। अब देखो अगला प्रश्न, एंडीज पर्वत श्रेणी सबको मालूम है, 7 देशों से होकर गुजरती है, सबको मालूम है। अब उन्होंने आपसे पूछ लिया कि वो कौन कौन है जिनसे एंडीज पर्वत श्रेणी होकर गुजरती है। भाई इसको तो हमने मैप में बहुत ही अच्छे से पढ़ा है। यहां पे देखो भाई, निम्नलिखित देशों पे विचार करो। इनमें विचार करने वाली क्या बात है? ब्राजील में एंडीज है? नहीं है। उसके बाद पराग्वे में एंडीज है? नहीं है। तो 6 दिए हैं, बोलीविया में है, कोलंबिया में है, इक्वाडोर में है, वेनेजुएला में है। तो 4 में है, 2 में नहीं है। बधाई। ये भी एक बहुत ही ज्यादा आसान सा प्रश्न था। इस प्रश्न को देखो, अगर आप इस प्रश्न को देखते हो तो ये वाला जो प्रश्न है आप कहेंगे कि मैडम ये तो फिजिकल ज्योग्राफी का प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जब अनादर में सोमवार होता है और नोम में मंगलवार होता है, क्या ये बात सही है? भाई मैं बोल रही हूँ कि ये फिजिकल ज्योग्राफी का प्रश्न है। यहाँ पे अगर तुमको देशांतर रेखाओं का कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से आता है तो तुम इस प्रश्न को हल कर सकते हो, लेकिन किंतु परंतु ये वाला स्टेटमेंट गलत है। तुम ये तभी बता पाओगे जब तुमने फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ी हो। लेकिन उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए तुम्हें ये चीज पता होनी चाहिए कि भाई अनादर और नोम कहां है। जब साइबेरिया में अनादर यहां पे लिखा हुआ है, अगर किसी व्यक्ति को नहीं मालूम कि अनादर कहां है, एटलीस्ट उसको इतना तो मालूम है ना कि ऊपर लिखा हुआ है साइबेरिया में अनादर। साइबेरिया रूस का हिस्सा है। दे आर आस्किंग अबाउट रशिया। रशिया का पूर्वी हिस्सा पूछ रहे हैं वो साइबेरिया, और अलास्का में नोम। तो भाई वो साइबेरिया और अलास्का की बात कर रहे हैं। बस आपको यहां पे अनादर और नोम को लेकर नहीं घबराना है। वो बस आपसे बात कर रहे हैं पूर्वी गोलार्ध पश्चिमी गोलार्ध की, क्योंकि वो साइबेरिया और अलास्का की बात कर रहे हैं, है ना। हम जानते हैं ना यहाँ पे रशिया का ऐसे हिस्सा, यहाँ पे अलास्का का ऐसे हिस्सा, और इस तरीके से आप जानते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। बेरिंग जल संधि इनको अलग कर रही है। तो ये इनडायरेक्टली पूछा जाने वाला प्रश्न है। ये सिर्फ मैपिंग का प्रश्न नहीं है, ये सिर्फ फिजिकल ज्योग्राफी का प्रश्न नहीं है, ये मैप के आधार पर पूछा गया प्रश्न है। जैसे इस प्रश्न को देखो, यहां पे पूछा गया वेनेजुएला अपने आर्थिक संकट से तेजी से उबरने में सफल हुआ और अपने लोगों को दूसरे देश में पलायन प्रवास करने से रोका। अब ये प्रश्न इकोनॉमी का है, करंट अफेयर का है, मैपिंग का तो है ही नहीं। लेकिन आप ऐसी चीजें कि भाई वेनेजुएला विश्व के सबसे बड़े तेल भंडारों में से एक है, ये सब कब पढ़ पाओगे? ये चीजें तुम्हारे दिमाग में कब बैठेंगी, तुम्हें समझ में कब आएंगी? तब आएंगी जब तुमने वर्ल्ड मैप बहुत अच्छे से पढ़ा हो। एटलीस्ट तुम्हें पता तो हो दैट वेयर इज वेनेजुएला, है ना। सो मैंने तुम्हें आज वो प्रश्न बता दिए जो यूपीएससी ने मैप के आधार पे बहुत सरल प्रश्न पूछे, वो प्रश्न बताए जो बहुत कठिन थे, और हमने 2-3 ऐसे प्रश्न देखे जो डायरेक्टली मैपिंग के प्रश्न नहीं थे। लेकिन अगर आप मैपिंग नहीं पढ़ोगे तो ऐसी चीजें आपको समझ में नहीं आएगी। याद रखिए, ये जो 10 प्रश्न है ये आपको एक आइडिया देते हैं कि यार मैपिंग से किस लेवल के प्रश्न आ सकते हैं, किस तरीके के प्रश्न आ सकते हैं। और याद रखिएगा, इन 10 प्रश्नों के साथ 10 दिसंबर को प्रतिष्ठा इवेंट का हिस्सा बनना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, बहुत मजा आने वाला है इस इवेंट में, जरूर याद रखना। अरे मैं तो जा रही थी, नोटिफाई मी क्लिक कर लिया ना? कमेंट बॉक्स में बताना कर लिया या नहीं किया हो तो अभी करो।